Hello and welcome back dear students in our channel Do Maths। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम BHU बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। और इन केस अगर आप इस चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से हमने BHU बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करी है इस चैनल पर। देखिए, जिन लोगों ने भी इसका फॉर्म फिल किया है या फिर जिन लोगों ने BHU के BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया, उन दोनों प्रकार के एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा। जिन लोगों ने बीएड का फॉर्म फिल किया है उनके लिए आप सभी जानते हैं कि 100 क्वेश्चंस आते हैं और उन 100 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, चाहे आप किसी भी ग्रुप से हों, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग होते हैं। लैंग्वेज से रहेंगे तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रहेंगे, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तो इन ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके 70 क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं सबको। जो लोग मैथमेटिक्स ग्रुप से फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए मैथमेटिक्स के सारे वीडियोज़ इस चैनल पर अवेलेबल हैं, वो प्लेलिस्ट से जा करके वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और जो 100 क्वेश्चन में जो 30 क्वेश्चन जो होते हैं, जो कॉमन वाला पार्ट होता है, इट मीन्स कि जो हर एक व्यक्ति को सॉल्व करना ही होता है, वो कॉमन जो पार्ट है उस पार्ट को हमने इस चैनल पर कवर किया है। इसमें रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, करंट एजुकेशनल सिनेरियो के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और अब बारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने की और ये समझने की कि क्या हमने जो तैयारी कर रखी है वो हमारी तैयारी सही दिशा में रही है या नहीं। तो जो लोग भी करंट कंपलसरी वाला जो कॉमन पार्ट है उसकी तैयारी अभी तक नहीं कर पाए हैं तो इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे BHU बीएड के 5 ईयर्स सॉल्व पेपर की, 2019 से लेकर के 2015 तक का हम पेपर यहाँ पे देखेंगे, कॉमन पार्ट वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है UNCRPD किससे रिलेटेड है, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर रखी है। तो आप इसका ऑप्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से। देखिए, इसको सॉल्व करने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर को जानें, तात्पर्य ये होगा कि आप ये समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ओके, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल करंट के हैं, तो करंट का क्वेश्चन 2015 का करंट याद करने से कोई लाभ नहीं होना है, लेकिन 2015 के करंट से आप आइडिया ले सकते हैं कि इस क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप 2020 के करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। इसका फ़ायदा हमें यह मिलेगा। उसी प्रकार से बात की जाती है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये बात भी मैंने आपको बता रखी है जब हमने जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं वो वाला जो टॉपिक कवर किया था, तो उसमें मैंने ये बात आपको बता रखी है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए बात करते हैं अगला, जो CTET यानी कि जो CTET होता है, यह परीक्षा कितनी भाषाओं में संचालित की जाती है, तो आप सभी जानते हैं 20 भाषाओं में संचालित की जाती है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि भारतीय संविधान में जो अनुसूची 8 है उसमें टोटल 22 भाषाएं दी गई हैं, तो हो सकता है 22 भाषाओं में इसको संचालित किया जाता हो, लेकिन अर्थात वास्तव में ये सिर्फ 20 भाषाएँ हैं और 20 भाषाएँ में ही आपको जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। साथ ही साथ यह करंट का बिल्कुल क्वेश्चन है कि जो जुलाई 2018 में जो वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन हुआ था वह किस शहर में हुआ था, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लंदन पर टिक लगा रखा है, तो ये लंदन में उस साल ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इससे हमें एक चीज़ ये भी पता चलती है कि कुछ सम्मेलन, कुछ शिखर सम्मेलन के जगहों को भी हमें याद रखना है कि किस जगहों पर वो क्या किए गए थे, कंडक्ट कराए गए थे या फिर आयोजित किए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अटल नवाचार मिशन के तहत जो अटल टिंकरिंग लैब है, ओके, ये किस स्तर पर नवाचार संस्कृति को लाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज एंड स्कूल। तो ऑफकोर्स स्कूल्स के बारे में ये अटल टिंकरिंग लैब था, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर रखा है। दिसंबर 2018 में जो प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो यह गुजरात का एक शहर है वडोदरा, वहाँ पर स्थापित की गई थी। तो ये अपने टाइप का एक पहला एक इनिशिएटिव था जो कि रेलवे यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो मणिपुर में भी एक प्रकार का जो खेल विश्वविद्यालय है, इस प्रकार का अपने टाइप का पहला स्थापित किया गया। तो ये कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो जब यूनिक होती हैं, अपने टाइप की पहली होती हैं, तो उन पर भी नज़र बनाए रखना आवश्यक है। अगले प्रश्न की बात करें तो समग्र शिक्षा योजना 2018 किससे संबंधित है, तो हमने इसके बारे में पूरा टॉपिक डिटेल से चर्चा कर रखा है करंट एजुकेशनल सिनेरियो वाले वीडियोज़ में,
तो यह समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये योजना हमारे देश की है। मुस्क MUSK का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है इसका, इसके बारे में हमने चर्चा कर रखा है। ये होता है माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोर्स, तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। देखिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि रिपीट हो जाएं, तो इसलिए आवश्यक है कि जो करंट के क्वेश्चन, बिल्कुल कोर करंट के क्वेश्चन, उनको छोड़ करके बाकी चीज़ों को रिवाइज कर लिया जाए और क्वेश्चंस के आंसर को देख रखा जाए। इनकेस अगर रिपीट होता है तो फिर हमें उसका लाभ मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहते हैं कि भारत में किस प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात जो है सबसे ज़्यादा है। तो सकल नामांकन अनुपात का तात्पर्य यह है कि जहाँ पे बच्चों का जो एनरोलमेंट रेशियो है सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, तो वह तमिलनाडु है। और लिटरेसी रेट की बात करें अगर, तो आपका जो केरल है वो काफ़ी आगे है इस मामले में। LEAP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है अपने वीडियोज़ में, उसको आप देख लेंगे वहाँ से। लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जो RMS है, इसका क्या मतलब है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा अधिनियम की बात की जाती है, तो इसका ऑप्शन जो C है वो सही होगा। जो यहाँ पे RMSA है, ये माध्यमिक शिक्षा से संबंध रखता है। ओके। ज्ञान दर्शन किससे संबंधित है, तो ज्ञान दर्शन जो इग्नू जो विश्वविद्यालय है, जो कि एक डिस्टेंस लर्निंग ओपन लर्निंग कोर्स कराता है, उससे संबंधित है। हमारा प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो अभी देखिए ये प्रश्न आज के समय में तो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा और आपको इनके नाम को याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो कहूँगा इसको आप बिल्कुल ना याद रखें कि स्वयं पित्रोदा थे या फिर कोई और था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस क्वेश्चन को देखने का सिर्फ एक तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के आयोगों के अध्यक्ष के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट मैगजीन कवर करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि जो भी नए नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट में, उनको आप याद रखें कि कौन उसमें चेयरमैन के रूप में आया है। और इसी प्रकार से जो विभिन्न कमीशन हैं, उन कमीशंस के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में भी याद रखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया है जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इसे इस माध्यम से समझा जा सकता है। जो प्लानिंग कमीशन था इंडिया का, उसे हमने रीनेम किया, तो क्या नाम दोबारा बदल कर रखा उसका, तो उसका नाम हमने नीति आयोग रखा। ये तो काफ़ी फेमस है, 2015 की बात है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं, तो ये जाहिर सी बात है यूपी में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं और ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। अगला प्रश्न कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो हमने इस पर चर्चा कर रखी है अपने, जब हमने स्पेशल डेज जो हमारे थे, ढेर सारे इंपॉर्टेंट डेज, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो 5 जून के बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की थी। नेशनल यूथ डे के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्वेश्चन भी हमने देख रखा है। ये 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल, जो कि हमारे देश का एक राज्य है पूर्वी क्षेत्र में, उसमें ये स्थित है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन थे, तो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अभी दिवंगत हो चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स जो पुस्तक है उसकी रचना की थी। भारतीय संसद ने जो RCI अधिनियम था उसको कब पारित किया था, तो यह 1992 में पारित किया था। और काफ़ी हिट ये क्वेश्चन है। RCI से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आप जितने भी आपको क्वेश्चन मिले वो सारे क्वेश्चन आप देख लें। 2017 के जो क्वेश्चन पेपर उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भारतीय संसद है उसमें फिर वही क्वेश्चन पूछा गया कि 1992 में ये अधिनियम बनाया गया था। अब ये पूछा जा रहा है कि मातृभाषा में जो शिक्षा की सुविधाएं दी गई हैं वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में बताई गई हैं, तो वह आर्टिकल 350A के बारे में बताई गई हैं। उसके माध्यम से बताया गया कि जो मातृभाषा में शिक्षा होंगी वो दी जाएंगी और क्या क्या सुविधाएं उनके साथ अटैच्ड होंगी। सुगम्य भारत की बात करते हैं, तो नाम से ही ये पता चलता है कि सुगमता होगी किसी चीज़ों को। तो सुगम मतलब आसानी से गम्य करने वाला, इसका मतलब समझ लें कि एक सामान्य आदमी जिसके हाथ पैर सलामत है वो तो आसानी से गमन करता ही है। ये उनके लिए है जो जिनके हाथ पैर सलामत नहीं है, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए है आसानी से गमन करने के लिए। तो सुगम्य भारत जो है अभियान, ये दिव्यांगों के लिए बनाया गया। इसमें प्रयास यही किया गया है कि जो जगह जगह जो पब्लिक प्लेसेज हैं वहाँ पे इनके रहने, इनके चलने, इनके उतरने की व्यवस्था की जाए। इनकी गाड़ियों को जाने के लिए जो बिल्कुल फ्लैट वाला
होता है स्टेयर, उसकी व्यवस्था की जाए। तो इन सब चीज़ों पे इसमें ध्यान दिया गया है। कहा जा रहा है कि विच वन इज़ नॉट द एम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इनमें से कौन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक लक्ष्य नहीं है। ठीक है, लक्ष्य कौन सा है वो नहीं पूछा जा रहा है, कौन लक्ष्य नहीं है। तो पहला है कि प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बाइज्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन। तो कह रहे हैं कि जो लोग लिंग निर्धारण कर करके और बच्चे को जो है सेलेक्ट करते हैं कि अगर मेल हुआ तो हम उसे इस दुनिया में आने देंगे, फीमेल हुआ तो उसे मार डालेंगे, तो इस चीज़ को रोकना क्या ये नहीं है? तो ये आप जानते हैं कि यह इसका एक लक्ष्य है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। दूसरा कहता है कि इंश्योरिंग जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए जॉब की व्यवस्था करना। तो ये हमने कहीं पढ़ नहीं रखा है, तो ये हमें बिल्कुल सही लगता है ऑप्शन। आगे के भी ऑप्शन देख ही लेते हैं। इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, तो क्या ये नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि उनके शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा उनका शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग शिक्षित हों, लड़कियाँ शिक्षित हों, ये तो इसका एक लक्ष्य है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड होती हैं उनका सर्वाइवल, उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये सारा भी इसका लक्ष्य है। तो ये तीनों बाकी सही हैं। क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा, ये इसका पार्ट नहीं है, इसका एक लक्ष्य नहीं है। ओके, कोई चीज़ हिंदी में लिखी गई है तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई थी किसके द्वारा? जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी थी, तो इस पर इसकी समीक्षा की गई थी। तो समीक्षा किसने किया था? तो मैंने आपको बता रखा था, देखिए समीक्षा तो सबने किया था, यशपाल कमेटी ने भी किया था, राम मूर्ति कमेटी ने भी किया था। लेकिन बात यह है कि राम मूर्ति कमेटी ने पहले किया था। यशपाल कमेटी ने जब बाद में 1992 के आसपास इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था, तो उसमें समीक्षा करते हुए रिकमेंडेशन दिए थे, लेकिन वो सेकंड नंबर पे थे। राम मूर्ति ने पहले किया था, तो सबसे हमारा जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो राम मूर्ति वाला सही होगा यहाँ पे। इसी प्रकार से और प्रश्न जो देखते हैं, तो हम कहते हैं जो भारत के संविधान में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है? तो हमने इसके बारे में पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल वाला हमारा जो सेक्शन था, आप याद करें, करंट एजुकेशन सिनारियो में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में उसको डिस्कस किया था, और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उन सभी आर्टिकल्स को हमने एक साथ डिस्कस किया है। तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये आर्टिकल 15 है, जो किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय के बीच में धर्म, जाति, नस्ल और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को निषेध करता है कि अगर आप ऐसा किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करते हैं, उसके जन्म के आधार पर या फिर उसके धर्म के आधार पर या उसकी जाति के आधार पर या उसके नस्ल के आधार पर, तो यह फिर एक दंडनीय अपराध होगा। इस बारे में प्रावधान आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आर डिसाइडेड बाई, किसके द्वारा? फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का जो उद्देश्य है निर्धारित करता है शिक्षा का दर्शन। शिक्षा हमें क्यों देना चाहिए, शिक्षा का क्या महत्व है। अगला प्रश्न कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो हमारा राइट टू एजुकेशन 2019 जो एक्ट है, उसके उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? ध्यान रखें, क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल उसकी बात नहीं करनी। तो शिक्षा को बालकों का मौलिक अधिकार घोषित करना शामिल है। विद्यालय प्रबंधन समिति की स्थापना करना, ये भी शामिल है। विद्यालय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, ये भी शामिल है। उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करना, देखिए उच्च शिक्षा की बात नहीं की गई, हमने विद्यालय स्तर की शिक्षा की बात की है, तो उच्च शिक्षा वाला यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं हम, NIVS कहाँ लोकेटेड है? तो ये जो है देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पे लोकेटेड है, इसको आप देख लेंगे। साथ ही साथ जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशली एसोसिएटेड विद द स्पेशल एजुकेशन। तो ये आपका है RCI, इसके बारे में भी आपने पहले पढ़ रखा है। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 2016 के जो BHU बीएड के एग्जाम्स हुए थे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? तो एडुसेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि एडुसेट वाज लॉन्च ऑन, किस तारीख को लॉन्च किया गया था, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है। और मैंने आपको बताया कि यह भारत का प्रथम फुल्ली एजुकेशन को डिवोटेड एक सैटेलाइट है जिसका नाम एडुसेट रखा गया था, और ये 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। तो अपने आप में ये पहला था जो कि सिर्फ शिक्षा के लिए ये डिवोटेड था। यह प्रश्न पूछा गया कि बिहार सरकार ने भी हाल ही में जो है, ये 2016 के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हिसाब से था, महिला कर्मचारियों के लिए कितने दिनों का चाइल्ड केयर लीव देने का निश्चय किया था? तो वो 730 दिन का था। तो इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि महिलाओं संबंधित भी अगर कोई नया डेवलपमेंट होता है तो उससे संबंधित प्रश्न के आने की संभावना होती है, और ये चीज़ें जो होती हैं ये करंट अफेयर्स से कवर की जा सकती हैं। और करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है वो आपको डेली मैगजीन से या फिर किसी भी चैनल इत्यादि से आप देख सकते हैं।
पूछा जाता है कि भारत का पहला जो डिजिटल विश्वविद्यालय था, वो डिजिटल राज्य था, वो कौन सा था, किस राज्य को पहला डिजिटल राज्य का दर्जा दिया गया, तो वो हमारा केरल है, जो कि हमारा साउथ का एक स्टेट है और जो अरब सागर है उससे मिलता हुआ इसका कोस्टल एरिया है। अगला प्रश्न पूछा गया, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल का वर्तमान निदेशक कौन है, तो ये भी पुराना था, इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं, बस आप ये ध्यान रखें कि संस्थाओं के अध्यक्षों के बारे में भी पूछा जाता है, उनके निदेशक के बारे में भी पूछा जाता है। 2011 की जनगणना से यह प्रश्न है, भारत की प्रौढ़ साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई है। इसका मतलब कि यह 2001 की जनगणना के कंपैरिजन में पूछा जा रहा है कि पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई, तो यह है 74%। ये प्रौढ़ जो साक्षरता दर है वो बढ़ गई है, मतलब 74% हो गई है। फिर सेम क्वेश्चन वही देखिए, चांसलर का पूछा गया है कि NEUPA का चांसलर कौन है, तो फिर आप देखते हैं कि जो संस्थाओं के अध्यक्ष हैं या फिर उनके जो निदेशक हैं, जो भी हेड है उनके, तो उनके नाम को यहाँ पे पूछा जाता है, तो उसको आप जरूर याद रखें। तो इनके नाम को याद कर रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके संबंधित, इन संस्थाओं से संबंधित जो वर्तमान में जो अध्यक्ष या निदेशक हैं उनके नाम को याद करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न कहता है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, हमने पढ़ रखा है इसके बारे में, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये हमारा उद्देश्य है। फिर पूछा जाता है कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब समाप्त हुई है। देखिए 31 मार्च 2017 को समाप्त हुई थी और 2012 से ये स्टार्ट हुई थी, 5 साल की होती है, तो इसका आंसर ये अब है। और पंचवर्षीय योजनाओं वो जो प्लान है वो खत्म कर दिए गए हैं, अब 5 ईयर्स प्लान नहीं चलते हैं, उनके जगह पर 3 ईयर्स प्लान और इसी प्रकार से करके 8 ईयर्स एंड 10 ईयर्स प्लान चलाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है, बस एक मन में ऐसा रखा गया है। एंड 15 ईयर्स का भी प्लान रन कर रहा है। PMMNMTT कब लॉन्च किया गया था इसको मार्च 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसके बारे में भी हमने अपने करंट एजुकेशन सिनारियो के वीडियोस में चर्चा कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी रिसीव्स इट्स फंड डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट फंड देती है, तो ये है RGNAU, रायबरेली की एक यूनिवर्सिटी है और इसको डायरेक्ट फंड मिलता है। तो शिक्षा संबंधित चीज़ें को भी यहाँ पे पूछा जाता है। तो अब हमारा जो आखिरी ईयर है वो 2015 है। 2015 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो राष्ट्रीय टू डेवलप फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एमंग स्टूडेंट इज़ एन ऑब्जेक्टिव विच इज़ टर्म्ड एज, तो जो छात्रों के बीच में जो एक राष्ट्रीय एकता का जो एक फीलिंग जो एक भावना डेवलप की जाती है, वो क्यों डेवलप की जाती है, उस क्यों क्या रीज़न उसके पीछे, तो आप सीधा कह सकते हैं भाई ये एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है, एक राष्ट्रीय उद्देश्य है, ताकि उनके अंदर एक राष्ट्र है उसके प्रति, उसकी एकता के प्रति एक भावना हो, और ये आवश्यक भी है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो गया। डाइट वॉज इस्टाब्लिश, डाइट कब इस्टाब्लिश किया गया था, इसके बारे में हमने चर्चा कर रखी है, और इसके बारे में मैंने आपको छोटा सा लिख कर बताया भी है करंट एजुकेशन सिनारियो में। 1987 इसका सही आंसर है। अब आइए बात करते हैं, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो UGC है वह एक स्वायत्त संस्था बनी, तो इसके बारे में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है, तो ये 1956 है, सही ऑप्शन हमारा। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज मेनली बेस्ड ऑन, तो जो बिल्कुल प्राचीन भारत था उसमें जो एजुकेशन था वो कैसा था, वो वैदिक सिस्टम था उनका, और उसी अनुसार ये एजुकेशन होता था। और बात करें एजुकेशन, शिक्षा की एक प्रकृति का कारण क्या विख्यात है, मतलब शिक्षा किसी एक प्रकृति के कारण विख्यात है। शिक्षा की क्या प्रकृति है, क्या ये गत्यात्मक, क्या ये स्थिर है, स्थिर तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये प्राचीन प्रकृति है, अब नवाचार भी तो होता है, ये दोनों गलत हो गए। गत्यात्मक और ज्ञान आधारित उन्मुख प्रकृति में, दोनों में आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर 4 आपका ये ज़्यादा हमें अप्रोप्रिएट लगता है, तो हमें ऑप्शन नंबर 4 सही दिखता है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं, जो ग्रंथालय किसी विद्यालय का हृदय होता है, यह कथन लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ अ स्कूल, ये किसने के द्वारा कहा गया था, इट वाज स्टेटेड बाय होम, तो ये जॉन डेवी के द्वारा कहा गया था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। कहा जाता है कि निर्देशन कार्यक्रम को विद्यालयी कार्यक्रम का एक अंश माना जाता है। उपयुक्त पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु का चयन करने के लिए किस प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो ये व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्तर पर इसमें ढेर सारे परिवर्तन लाया जा सकता है और सही तरीके से इवेल्युएशन किया जा सकता है। अगला प्रश्न कहता है कि आजकल शिक्षण और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में अधिक जाना जाता है, क्योंकि मूलतः इसका आधार निर्भरशील है। तो जो शिक्षण को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में ज़्यादा जाना जाता है, तो यह मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि आप पढ़ाने के तरीके पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और बच्चे की मानसिक अवस्था पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक हो जाता है पूरी तरह से।
फिर कहा जाता है कि जो नवोदय विद्यालय समिति थी उसको कब रजिस्टर्ड किया गया था। तो इसका आंसर देखिए, एक्चुअली ये तो है 20 फरवरी 1986, लेकिन हमें सबसे जो क्लोज ऑप्शन दिखाई देता है वो है 28 फरवरी 1986। तो हम ये सबसे क्लोज वाला ये लगाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है जो मॉन्टेसरी विद्यालय होते हैं वो क्या प्रदान करते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ सेंस ट्रेनिंग के बारे में वो बात करते हैं, इंद्रिय प्रशिक्षण के नियम पर बात करते हैं। तो ये हमने देख लिया। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा रहा टोटल जो 5 ईयर का जो कॉमन पार्ट था सभी के लिए, उस पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनके आंसर्स, और इनके माध्यम से आप ये जानने का प्रयास करें कि किस किस पोर्शन से, किस किस सेक्शन से, किस किस फील्ड से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप देखेंगे ढेर सारे यहाँ पे जो नेम थे, कमीशन के हेड के नेम थे, या फिर कोई चांसलर था, या फिर कोई महानिदेशक था, तो उसके नाम को यहाँ पे पूछा गया। तो इसी प्रकार से ये आवश्यक है कि संस्थाओं के जो हेड है उनके नाम को हम याद रखें 2020 के सिनेरियो में। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।